नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलोंग और कोहिमा में मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कल यानी बुधवार को वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की सरकार इस बार भी बनी है। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री नेफ्रियू रियो ने आज कोहिमा में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन नागालैंड में लगातार दूसरी बार सरकार का गठन कर रहा है। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने 60 में से 37 सीटें जीती। वहीं शिलोंग में एनपीपी अध्यक्ष कोनराड संगमा बीजेपी और अन्य पार्टियों के सहयोग से आज मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने भी शपथ ग्रहण की। एनपीपी की अगुवाई वाली मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन में राज्य में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सरकार का गठन किया है और इस गठबंधन के जो अगुवा हैं वो कोनराड संगमा हैं। बीजेपी इस गठबंधन का हिस्सा है और उसे एक मंत्री पद भी मिला है। वहीं एनपीपी को 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 26 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और इन तीनों राज्यों में त्रिपुरा के चुनाव पर सबकी नजरें थी, क्योंकि इस बार वहां लंबे समय तक एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दोनों महज 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। साल 2018 में भी बीजेपी ने 36 सीटें जीतकर पहली बार आईपीएफटी के साथ गठबंधन में यहां सरकार बनाई थी। आखिर क्या है पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में नई सरकार गठन के मायने, संदेश, संकेत और चुनौतियां? पहले के मुकाबले आज कहां खड़े हैं पूर्वोत्तर के राज्य? आज करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप फुकन जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। इसके अलावा मेरे साथ लॉर्डनी सांगलाओ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोहिमा नागालैंड से इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉर्डनी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रणब सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर इन चीफ हैं हेडलाइंस त्रिपुरा के। प्रणब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। डॉक्टर के झुंझुनवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं ईस्टर्न पैनोरमा मेघालय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर झुंझुनवाला हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप जी, शुरुआत आपसे। नागालैंड में हमने देखा कि बीजेपी ने नगा पार्टी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। ये एक नया रिकॉर्ड था, इससे पहले कभी भी बीजेपी यहाँ दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंची थी। मेघालय में बीजेपी गठबंधन साझेदार की भूमिका में है। त्रिपुरा में 32 सीटें जीतकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तीनों राज्यों के जो चुनाव नतीजे ने जो तस्वीर पेश की, उसमें एक तरह से जो हम देख रहे हैं सबसे रंगीन और जश्न वाली तस्वीरें बीजेपी के लिए उभरी हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस बार जो सरकार गठन है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? स्थिर सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी जरूरी है? ये बेहद ज़रूरी है। ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है देश का और इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है पूरे रीजन में, सारे 8 के 8 स्टेट्स में। और आज अगर आप देखें तो बीजेपी सारी स्टेटों में या तो अलायंस में है या खुद से है। जैसे असम में खुद से है, अरुणाचल में खुद से है, मणिपुर में उनका खुद का सरकार है, बाकी स्टेट्स में वो अलायंस में है। तो इससे ये एक चीज़ ज़रूर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी जो खुद गए हैं स्वेरिंग इन के लिए, बेशक ऑपोजिशन को आपत्ति हुआ है। स्पेशली कल जब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मेघालय के, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ये आप लोग इसे बीजेपी सरकार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बीजेपी को महज 2 सीटें मिली है। लेकिन और चुनाव से पहले जो एनपीपी कोनराड संगमा का पार्टी और बीजेपी ये अलग हो गए थे। पहले वो लोग चुनाव उसमें थे, अलायंस में थे, लेकिन अलग हो गए थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करी थी। उन्होंने करप्ट सरकार घोषित किया था, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही वापस बीजेपी उनके साथ गठबंधन में आ गई। तो इससे आपत्ति जताया कांग्रेस ने। लेकिन प्रीति जी, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट का एक ये रहा है, एक कन्वेंशन बोलिए या एक ट्रेडिशन रहा है कि नॉर्मली ये जो हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, जो रीजनल पार्टी की भी अगर सरकार हो, जो भी केंद्र में जिसका सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उनके साथ वो लोग फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे राज्य हैं। उनके फंड्स, उनके जो सेंट्रल ग्रांट्स जो है, फंड है, वो बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट, विकास के वजह से।
और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाह रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गए, तो इससे वो सीरियसनेस दर्शाते हैं कि वो बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है आइडियोलॉजिकली भी। देखिए, ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स है, चाहे आप मेघालय लें, चाहे आप नागालैंड ले, ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स है, तो उनके लिए एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट भी रखना है कि देखिए, हम सिर्फ हिंदी बेल्ट के पार्टी नहीं है, हमें यहाँ भी एक्सेप्टेंस है। और जैसे आपने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 12 सीटें नागालैंड में जीता है, बेशक अलायंस में है लेकिन जीते तो बीजेपी के सिंबल में है। तो ये एक जो पुश है बीजेपी का, जो नॉर्थ ईस्ट पुश है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और जो आप बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री का जाना सीरियसनेस दिखा रहा है, इन राज्यों में 2014 के बाद से 97 बार यानी 97 टाइम्स दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं लॉर्डनी, मैं आपसे समझूंगी। नागालैंड को लेकर कुछ खास बातें हैं, ईसाई बहुल जिस तरह से बात की है, 90% ईसाई आबादी वाला पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड। एक बार फिर से यहाँ बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की वापसी हुई है। अच्छा ये हुआ है कि नागालैंड में अब हम महिला विधायक देख रहे हैं, पहली बार ये इतिहास भी रचा गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नागालैंड को लेकर तमाम चुनौतियों की तरह रही हैं। आप क्या मान रहे हैं? एम्पावर नागालैंड के नारे के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या नागालैंड एम्पावर हुआ है पिछले कुछ सालों में? देखें इस बार जो सरकार गठन है, जो फिर से एक बार दोहराव हो रहा है, उसके मायने क्या निकाल रही हैं आप? If we look in Nagaland, like as per Nagaland context, then I think comparing to other years or other term of government, then after the coming of BJP and NDPP alliance, People Alliance government, of course there has been a lot of assistance, help to the general public also. So Nagaland also has come a long way comparing to other years also after the coming of this alliance party that is between the BJP and the NDPP alliance. And yes, as we have seen, like the common public, बहुत सारे like downtrodden people, ये government आने के बाद बहुत वो लोग assistance मिल रहा है वो लोग को भी। फिर lot of development has also come as compared to other term of government also. And yes, when it comes to महिलाओं की, then इस पर ये गवर्नमेंट पीपल अलायंस जो गवर्नमेंट रखा हुआ है रियो गवर्नमेंट का, वो हिस्ट्री मुकाम पहुंच गया नागालैंड। नागालैंड history has been marked in Nagaland also, because this is the first time Nagaland Legislative Assembly will be having a women cabinet also, cabinet board. So this is the first time, like it is a history made by the coming of these two alliance government partner party coming to form the government. So महिलाओं का हम देखें तो इस बार एक हिस्ट्री माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। तो comparing to other term of government, other government, this government has come a long way, bringing Nagaland in front of the the India and the global map also. बिल्कुल। अब मेघालय को लेकर तस्वीर समझते हैं, डॉक्टर झुनझुनवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है, ना दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से अब दूर है। और जिस तरह से संदीप जी ने बात कही थी कि सेंटर के साथ फ्रेंडली रिलेशंस जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो रखना चाहते हैं, लेकिन हम लगातार देखते रहे कि एक सौतेले व्यवहार होने का भी जो आरोप है वो लगता रहा है। अब मेघालय को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो गया है, सरकार बन गई है। किस तरह से आप मानते हैं कि मेघालय में जो ये सरकार गठन है वो कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा? पिछले कुछ साल में मेघालय की तस्वीर को लेकर अगर बात करें, क्योंकि ये राजनीतिक अस्थिरता मेघालय में बहुत ज्यादा रही है, 45 साल में 25 मुख्यमंत्री देखे हैं मेघालय ने। इस बार आपको क्या लग रहा है कि मेघालय में ये सरकार गठन, इसके मायने क्या है? सबसे सर्वप्रथम मैं आपकी उस बात पर एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि दिल्ली से अब नॉर्थ ईस्ट दूर नहीं है और दिल से भी दूर नहीं है। ये बात बहुत सही है। ये इसलिए संभव हो पाया कि यहाँ कनेक्टिविटी की जो इम्प्रूवमेंट है लास्ट 8 इयर्स में बहुत अधिक हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने
नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ कैपिटल पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बहुत किया है। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी की यात्रा के विषय में बताया, आज सेंट्रल मिनिस्टर लगभग 400 बार नॉर्थ ईस्ट में आ चुके हैं। जहां तक मेघालय की सवाल है, मेघालय की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात है वह अब इन दिनों में नहीं है। जैसे कि लास्ट जो असेंबली थी कोनार्ड संगमा जी की, वह भी फुल 5 टर्म चली है। इसके पहले जो हमारी डॉक्टर मुकुल संगमा जी की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, वह भी पूरे 5 साल चली है। और आने वाली जो सरकार है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह आज प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, के सामने समक्ष हुआ था, वह भी 5 साल चलेगी। क्योंकि आउट ऑफ 60, 45 एमएलएज आर इन द मिनिस्ट्री, एंड the ministry is going to work in the same direction, in the same leadership, under the same leadership, with the same agenda. Like last term, they have done lot of development in tourism in the Meghalaya, state of Meghalaya. For example, you must have heard the name of Cherrapunji, which is world's wettest place. आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले वहाँ एक भी होटल नहीं थी। Today there are 400, over 400 homestays. It means 400 families are directly dependent on tourism. So I'm very much optimistic that this government, under the leadership of Mr. Konark Sangma and BJP, with which only 2 MLAs are from BJP, and the largest party is UDP, which has got 11 regional party, which has got 11 MLAs. They will do wonders in the coming 5 years. The government, as I see today, is 100% stable, and the frequent change of guard is a history now in Meghalaya. At least I can say it is not going to happen. And the presence of the Prime Minister gives us a message that whatever we have spoken, the elections is all over. Now, let us come to the business and let's begin our real task to serve the people of Meghalaya. बिल्कुल। तो लोगों के लिए जमीन पर कितना काम हो रहा है, इस पर तो जाहिर तौर पर सबकी नजरें होंगी। त्रिपुरा अब की तस्वीर हम समझते हैं, प्रणब सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा की सबसे ज्यादा चर्चा थी, अगर इन तीनों राज्यों में चुनाव को लेकर बात की जाए, इस बार कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाया। पिछली बार हमने देखा कैसे लेफ्ट का जो बैशन रहा, उसमें बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। कुछ जो आंकड़े हैं प्रणब जी, वो मैं एक बार दोहराना चाहूंगी। सरकार ये कह रही है कि पूर्वोत्तर की जब हम बात करते हैं तो जो वहां के नागरिक हैं उनकी मौतों में 80% की गिरावट आई है। 2014 से पूर्वोत्तर भारत में 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2018 में 30 साल से काबिज लेफ्ट सरकार को हटाकर, जैसे मैंने कहा, बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई। अब एक तरह से हम कहीं उपेक्षित राज्यों से दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार तक उत्तर पूर्व के विकास में जो अब नया सरकार गठन है, वो कितना बड़ा एक पुश दे सकती है? त्रिपुरा के मामले में खासतौर से क्या कहा जाए? त्रिपुरा को जो बारे में जो आप बोला, नॉर्थ ईस्ट एशिया का जो गेट है, ये आप सही बताएं। लेकिन कल सेकंड टर्म के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने वोट ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह इज द ऑनेस्ट पर्सन एंड इज द साफ सुथरा छवि है। तो लेकिन त्रिपुरा को जो बीजेपी ने काम किया है, इसका फायदा त्रिपुरा में इलेक्शन में मिला है। जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ज्यादातर सेंट्रल प्रोजेक्ट के जो घर है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है। त्रिपुरा का पहले तो त्रिपुरा में रेल, अगरतला में रेल नहीं था, 1-2 चलता है रेल। अभी पर डे 7-8 रेल चल रहे हैं। ये कनेक्टिविटी जो बोला है, कनेक्टिविटी के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप हुआ, रोड का डेवलप हुआ। देखिए, जो लास्ट रिजर्व में कांग्रेस का रूल था देश में, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट था। तो कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लिए जो बोलता था लूप ईस्ट बोलता था। अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लूप एक्ट बना दिया। लूप ईस्ट का तो कोई फायदा नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट पे। उसको जो फायदा है वो देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा में बार बार दौरा करते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर आता है, तो जो पार्टी का चीफ वो भी आता है। डेली मॉनिटरिंग सिस्टम है त्रिपुरा, डेली मॉनिटरिंग अच्छा गवर्नमेंट ने दिया था। जो लेफ्ट को जो गवर्नमेंट था वो बर्फ गवर्नमेंट था।
लेकिन अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट आया है, बीजेपी सिंगल मेजोरिटी आ गया है, सिंगल मेजोरिटी। अभी नॉर्थ ईस्ट में शायद त्रिपुरा ही जो 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ, त्रिपुरा ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के निरंकुश गवर्नमेंट हो गया। लेकिन एक बात है, जो कल आज शायद रात को आ जाएगा, आएंगे, और जो होम मिनिस्टर रहेंगे नाका जी आएंगे, कल प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। उसके लिए ओपन ओथ सेरेमनी हो रहा है। 70,000 to 80,000 टारगेट ले लिया ओथ सेरेमनी के लिए। और जबरदस्त ओथ सेरेमनी त्रिपुरा में हो रहा है। लेकिन एक बात है, जो फायदा किस लिए मिला? फायदा एक समाज के लिए हम बोल सकते हैं फायदा मिला, और जो स्वच्छ प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है। लेकिन आपको मालूम शायद होगा, जो त्रिपुरा में पहले जो लैब टूरिज्म था, जो सब स्टेशन का प्रेशर था, जो न्यूट्रिशन का प्रेशर था, तापमान का प्रेशर था, अभी तो त्रिपुरा में सब बंद हो गया। लास्ट 5 इयर्स में सेंट्रल का मॉनिटरिंग में त्रिपुरा की गवर्नमेंट चला है, उसका फायदा त्रिपुरा में मिला। संदीप जी, जैसा प्रणब जी ने भी कहा कि क्या इससे हम माने कि अगर समाज के अंतिम पायदान तक खड़ा कोई व्यक्ति है, उसे किसी योजना का फायदा पहुंच रहा है, तो जनता फिर धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उठकर विकास के लिए वोट करती है? नहीं, बिल्कुल। आप अगर पिछले बार उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें तो वहाँ पे एक शब्द चला था लाभार्थी वर्ग, क्योंकि कोरोना के बाद वो कोरोना काल के बाद जब चुनाव हुआ था तो वो जो पैकेज मिला था, जो खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स, चावल, तेल, तो इससे एक लोग जो, क्योंकि कोरोना काल में जब काम नहीं था, रोज़गार नहीं था, लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, अगर उस दौरान में जो मिला उनको, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को बेनिफिट भी मिला। ठीक उसी तरह जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो उसके अगर लीकेज बंद हो जाए, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आपको वो लीकेज फ्री जो बेनिफिशियरी है, वो जेन्युइन बेनिफिशियरी को मिल रहा है, तो वो निश्चित तौर पे वो उनका वोट जिस पार्टी के वजह से उनको मिला है, या तो उस पार्टी को जाएगा, अगर वो पार्टी नहीं है तो फिर उनकी सहयोगी पार्टी जिनसे लड़ रहे हैं उनको जाएगा। तो ये निश्चित है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पहले भी बताया था कि देखिए ये फोकस का भी है। पहले ऐसे, प्रीति जी, जो मेरे समझ से ऐसा है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो है बड़े बड़े स्टेट्स को देखते हैं, जैसे बंगाल हो गया 42 सीट है, उत्तर प्रदेश हो गए 80 सीट है, लोकसभा सीट, मैं बोल रहा हूँ लोकसभा सीट, तो जितने बड़ी स्टेट है उतना बड़ा उनका वो क्लाउट है। यहाँ दो एक हैं, यहाँ चर्चा ना मीडिया में होती है ना लोगों में होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट तो आसाम का ही है, वो 14 लोकसभा सीट है सबसे बड़ा, बाकी 1-2 ऐसे। लेकिन बीजेपी ने इसे एक ब्लॉक के हिसाब से देखा 25 सीटों का, और ये एक और उसी पर्सपेक्टिव में वो काम करते हैं। ये बीजेपी का खासियत है। मैंने पहले भी आपके चैनल में ही कहा है कि हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे ये आखिरी चुनाव हो, और उसी तरह देखिए वो बिल्कुल फोकस्ड होके उन्होंने लड़ा। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और एक अलग से मंत्रालय, आपने जैसे कहा एक ब्लॉक की तरह देखा है। जी बिल्कुल। सो हाँ, नेडा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, आसाम चीफ मिनिस्टर उसके हेड है, वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं इन तीनों राज्यों में, और उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है बीजेपी को जीत दिलाने में। तो ये एक फ़र्क हुआ है, मतलब डेवलपमेंट काम जो है वो है, लेकिन जो फोकस है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को या बाकी जो विपक्षी पार्टी है उनको दोबारा सोचना चाहिए। जैसे ममता बनर्जी भी लड़ी, वो भी 2-3 बार गई। मुकुल सांगमा जो कांग्रेस में थे वो तृणमूल में चले गए थे मेघालय में। मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी एक बार गए थे। लेकिन जो फोकस बीजेपी का रहा चुनाव में, वो फोकस बाकियों का नहीं रहा। मेरे ख्याल से उससे भी फ़र्क पड़ा है। जो मैंने कहा पहले ही कि सीरियसनेस भी दिखाता है कि ये छोटे राज्य है तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे चुनाव है, अगर हम जीत सकते हैं तो क्यों नहीं, अगर हम खुद नहीं जीत सकते तो हमारे अलायंस पार्टनर्स से। और ये ट्रेडिशनली ये रहा ही है कि
वो बोलते ही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्टीज अलाइन विथ whichever party is in power at the center। ये एक मान के चला आ रहे हैं कि वो जो सेंटर में पार्टी है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तो है, लेकिन उसके बावजूद एक फोकस्ड अटेंशन दिया है। बिल्कुल, फोकस अटेंशन की बात जिस तरह से हो रही है लॉर्डनी, आप मानते हैं कि जो ये तमाम राज्य रहे हैं ख़ास तौर से, या तो फिर सीमा विवाद को लेकर इनका जिक्र आया है, उग्रवाद को लेकर, हिंसा को लेकर जिक्र ज़्यादा आया है, लेकिन अब जो फोकस है वो स्ट्रैटेजिकली कितने अहम है, पॉलिटिकली कितने अहम है, विकास डेवलपमेंट के लिए कितने अहम है ये राज्य, कहीं ना कहीं फोकस इस तरह से अब शिफ्ट हुआ है। हम जान रहे हैं कि जो नागालैंड असम सीमा विवाद था उसे सुलझाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। इसके अलावा त्रिपुरा, असम, मेघालय में जो राजनीतिक हिंसा हुई उसमें काफ़ी कमी भी आई है। तो आप मान रहे हैं कि फोकस कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन्हें लेकर भी शिफ्ट हुआ है? Yes, comparing to other many issues, when it comes to development, yes, we have seen the road development also slowly coming up. And of course, tourism is one sector where it has gone much further ahead, taken a step a lot further ahead in the tourism sector. Otherwise, Nagaland, before, when it comes to Nagaland, पहले नागालैंड बोलने से वो कहाँ पे है सब लोग पूछता है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर की वजह से अभी नागालैंड एक छोटा सा स्टेट जो है इंडिया का अंदर, लेकिन कहीं कहीं पे नॉट ओनली इन इंडिया आई मीन बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज नोन नाउ बिकॉज ऑफ द टूरिज्म सेक्टर। एंड टूरिज्म सेक्टर में तो बहुत एडवांसमेंट हो गया। और व्हेन इट कम्स टू नागा पॉलिटिकल इश्यू, हाँ ये तो it's a very long pending issue. Though there has been agreement signed, different various agreements signed, but the only thing is that the verdict नहीं हुआ है जो accept नहीं कर रहे वो, that is the regarding the flag and the constitution. Hopefully in this new government formation, there will be some development with the Naga political issue also, and then the solution, because solution is much awaited by the people of Nagaland regarding this Naga political issue. So hopefully in this government some new development will come up, and this long pending issue will be, there will be an answer to that. And Frontier Nagaland also, there has been a demand of Frontier Nagaland, so there has been a development of that demand also. So after this formation of the government, it is more likely to there has been an announcement of this regarding this Frontier Nagaland का demand also. And yes, yeah. ठीक है, डॉक्टर झुनझुनवाला से एक छोटा सा कमेंट ले लेंगे। डॉक्टर झुनझुनवाला, अगर संक्षेप में आप बताएं कि ठीक है तमाम जो बातें हैं वो काफ़ी उजली नज़र आ रही हैं, अभी आगे की राह क्या है, और जो कुछ चैलेंजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर जो बड़े चैलेंजेस अभी हैं, आपको लग रहा है उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी? नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी चुनौती थी वो इंसर्जेंसी, जिसके ऊपर इस सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत सफलता प्राप्त हुई है। परंतु दूसरी चैलेंज जो इस गवर्नमेंट के सामने है, लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए जितनी बातचीत हुई है उतना काम नहीं हुआ है। उसके विषय में खाली बात ज्यादा हुई है, काम कम हुआ है। और जहां तक मेघालय का सवाल है, मेघालय में जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट हुई है पर्टिकुलरली टूरिज्म सेक्टर्स में, और वह उसको कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है। तथा वहाँ जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है जो कि इलीगल कोल माइनिंग का इशू है मेघालय के अंदर, उसको रेगुलेट करने की, उसको साइंटिफिक कोल माइनिंग के अंदर कन्वर्ट करने की चैलेंज आने वाले सरकार के पास है। और दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज जो है कि मेघालय जिसकी कैपिटल शिलोंग है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ कार इंडिया में हाईएस्ट है और लोगों को 1 किलोमीटर चलने में भी काफी समय लग जाता है, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेनी है, जो आज कुनार संगमा जी ने बताया। आज हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो उसमें भी उन्होंने दोहराया, अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी दोहराया। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, सेंटर के सहयोग से ये कार्य में खत्म करने में, अचीव करने में दे विल बी सक्सेसफुल। जैसे कि आपको मालूम है मेघालय में 90:10 चलता है, 10% का कंट्रीब्यूशन स्टेट का रहता है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सारी डेवलपमेंट स्कीम के लिए। बिल्कुल।
यानी हम कह सकते हैं कि एक लंबी छलांग पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर, इसके विकास को लेकर लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई बड़े स्टेप्स हैं जो तय करने हैं। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। संदीप फुकन जी आपका, साथ ही प्रणब सरकार जी आपका, डॉक्टर झुंझुनवाला आपका और लॉर्नी सांगलाउ, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज जुड़ने के लिए। तो देश के उपेक्षित राज्यों से लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आज दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के प्रवेश द्वार तक पिछला जो कुछ समय है वो पूर्वोत्तर भारत के लिए परिवर्तनकारी जरूर रहा है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में अब वो कुछ हो रहा है जिसका लंबे समय से इंतजार था। अटल बिहारी वाजपेयी इस क्षेत्र में एक रात बिताने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनका कार्यकाल यहाँ कई पहलों से युक्त था। इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ना था। और आज जो पूर्वोत्तर की पहचान, नाम और मान है, वो हक उससे जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि इस राह में जो आगे की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसे पार पाते हुए अब गठित नई सरकारें पूर्वोत्तर को और आगे ले जाने का काम करेंगी। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।